किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है और उसके साथ ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह कार्रवाई की है। अब नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर कई संतों ने आपत्ति जताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हाल ही में कुंभ में डुबकी लगाकर और सभी परंपराओं को पूरा करवाकर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था किन्नर अखाड़े में, जिसका विरोध हुआ। अखाड़े के अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कार्रवाई की है। अब नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटाया गया है। सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जब से महामंडलेश्वर बनाई गई थी ममता कुलकर्णी, दो तरह की डिबेट्स चल रही थी। एक तो उनका जो बैकग्राउंड एक्ट्रेस का रहा है, उनकी जो इमेज बॉलीवुड के कारण रही है, उसे लेकर भी कई लोग अध्यात्म और उसके बीच में उसको पचा नहीं पा रहे थे और लगातार इस बात का विरोध भी एक खेमे की तरफ से हो रहा था और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, यकीनन आस्था, जिस तरह से बीते दिनों ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद धारण किया था, संन्यास की घोषणा की थी, उसी के बाद से ये विवाद शुरू हो गया था कि आखिर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर कैसे बनाया गया। इसी को लेकर जो आचार्य महामंडलेश्वर थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी, पट्टाभिषेक कराया था, उन्हें आज किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया है, उनके पद से हटा दिया और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी को भी हटा दिया है। इस दौरान अजय दास ने यह दावा किया है कि 2015-16 में उज्जैन कुंभ में उन्होंने ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद की जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि किन्नर अखाड़े का उत्थान हो सके। लेकिन उन्होंने सबसे पहले बीते 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ, उसमें बिना किन्नर अखाड़े की सहमति के उन्होंने जूना अखाड़े से एक अनैतिक अनुबंध किया, जो कि किन्नर अखाड़े की परंपरा के खिलाफ था। और उसके बाद जो महिला ममता कुलकर्णी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ देशहित का भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है, उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से नवाजा गया है, जो कि गलत है। इसीलिए वो दोनों को, जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उनको भी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाते हैं और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी को भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से हटाया जा रहा है। उनका ये दावा है कि ये दोनों न तो जूना अखाड़े की परंपरा का पालन कर रहे हैं और न ही किन्नर अखाड़े की परंपरा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान उदाहरण के तौर पर दिया कि जो महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, वो जो किन्नर अखाड़े की परंपरा रहती है, जिसके तहत महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब उन्हें वैजंती माला पहनाई गई थी, लेकिन उन्होंने उसे उतार कर रुद्राक्ष माला धारण की, जो कि वैराग्य का प्रतीक है, संन्यास का प्रतीक है और संन्यास बिना मुंडन संस्कार के नहीं पूरा होता। इसीलिए ये लोग किन्नर अखाड़े की परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोनों को आज उनके पद से हटाया जा रहा है। हालांकि ये पहले ही आशंका जताई जा रही थी। दोनों जो संस्थापक हैं, जो आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उनके बीच ये विवाद शुरू हुआ था। अब से कुछ देर पहले जब बात की गई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर, उनका दावा है कि ऋषि अजय दास अब किन्नर अखाड़े के संस्थापक ही नहीं है, वो हमें हटा ही नहीं सकते, उन्हें हमें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको लेकर अब से कुछ देर बाद दोनों पक्षों द्वारा एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, जिसमें देखना होगा कि दोनों पक्ष अपना क्या दावा करते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद, दोनों को पद से हटाए जाने के बाद, फिलहाल ममता कुलकर्णी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी इस विवाद पर, इस निष्कासन पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन फिलहाल ताजा खबर यही है, ताजा अपडेट यही है कि महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के से हटा दिया गया है और उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने हटाने का दावा किया है। बिल्कुल, और ये भी समझना चाहेंगे राजीव आपसे कि अगर अखाड़े के संस्थापक कोई फैसला लेते हैं तो क्या वो अंतिम फैसला होता है, या ऐसा भी कोई फोरम है कि उसके बाद भी बातचीत की कोई संभावना बचती है, या कोई जहां पर इस तरह के विवादों का निपटारा होता हो, इस तरह का कोई फोरम होता है, या इसको अंतिम फैसला माना जाता है?
अब देखिए किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास हैं, जैसा कि और भी महंतों से भी बात करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका भी ये कहना था कि संस्थापक का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, और अगर उन्होंने ये फैसला अलॉटमेंट कराई, जमीन अलॉटमेंट भी मेरे नाम से शासन ने किया, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है। तो संस्थापक होने के नाते मेरे ऊपर बहुत दबाव था समाज का, धर्म का, कि ये जिस तरीके से गलत इस पे चल रहे हैं प्रक्रिया में, इन लोगों ने जो है धर्म कर्म सब छोड़ करके जो है, मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाएं, वृद्धाश्रम चलाएं, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे। लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए, और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा है। इनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया, नोटिस देंगे या हटाने की एक ही प्रक्रिया है कि इनको नोटिस दिया जाएगा। कब तक? और महामंडलेश्वर बनने के लिए जैसे इन्होंने ममता कुलकर्णी बनाया, उसके लिए क्या नियम होते हैं और क्या उसमें नहीं? देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अभ्यागत होना पड़ता है। बैराग जब धारण करता है वो अभ्यागत होता है, फिर किसी गुरु के संरक्षण में रह करके वो साधना तप करता है। साधना तप करने के पश्चात जब उसको कोई स्थान प्राप्त होता है तब वो स्थानधारी होकर के महंत बनता है, और महंत बनने के पश्चात फिर एक कड़ी परीक्षा के पश्चात जो है उसे जो है महामंडलेश्वर का पद पट्टाभिषेक के द्वारा दिया जाता है। इसी से नाराज होकर आप ये कार्रवाई हो रही है इस पे? जी हाँ, ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। किस पे कार्रवाई होगी? इसमें जो है आचार्य महामंडलेश्वर और ममता कुलकर्णी दोनों को ही जो है इस पद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? किसी ऐसे आदमी को महामंडलेश्वर बनाना या कुछ ऐसा आपके कुछ हुआ, किस तरीके से आप? देखिए, ऐसे व्यक्ति को यदि महामंडलेश्वर बनाया गया है तो कहीं न कहीं इनकी आपसी जो है कूटनीतिक सहमति हुई है, जिसके कारण इनको जो है आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, जबकि ये बिल्कुल विधि विरुद्ध है और सनातन धर्म के सरासर विरुद्ध है। ऋषि अजय दास, संस्थापक किन्नर अखाड़ा। महाकुंभ हादसे की जांच तेज हो गई है। प्रयागराज पहुंची है जांच आयोग की टीम, जो लगातार इस पर जांच कर रही है और उसको अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो प्रयागराज पहुंची है जांच आयोग की टीम। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, महाकुंभ हादसे की जांच तेज हो गई है। प्रयागराज पहुंच गई है जांच आयोग की टीम, और यहां से वो जो भगदड़ वाला हादसा हुआ था उसके बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, अब जांच आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची है, यहां किस तरह से जांच की जाएगी, किन लोगों से बात की जाएगी, क्या उस जगह पर भी जाएगी जांच आयोग की टीम जहां पूरी भगदड़ हुई थी? विस्तार से बताइए। अब देखिए, बिल्कुल मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उस घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, और इलाहाबाद के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड आईपीएस बीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को सदस्य के तौर पर नामित किया गया था। इस न्यायिक आयोग को 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था, जिसकी जांच कल ही शुरू हो गई थी। कल सबसे पहले न्यायिक आयोग के सदस्यों ने लखनऊ में जो अपना दफ्तर बनाया गया है उसमें उन्होंने बैठकर इसकी प्रक्रिया शुरू की है, और आज अब वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो संगम क्षेत्र पहुंचेंगे जहां पर यह हादसा हुआ था। वहां पर वो इस बात का आकलन करेंगे, इस बात की जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे लोगों से कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किनकी लापरवाही रही और क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी, जिसकी जांच करने के बाद न्यायिक आयोग संबंधित अधिकारियों के साथ प्रयागराज में एक बैठक करेगा, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस वक्त क्या व्यवस्थाएं थी। तो ये पूरी जांच करीब 1 माह के अंदर न्यायिक आयोग पूरा करेगा, और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, और उसके बाद जो उसमें सुझाव दिए जाएंगे, जो उसमें तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जांच तेज हुई है और न्यायिक आयोग भी प्रयागराज पहुंच चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव इस चर्चा के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे।
उधर वाराणसी में बीच गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 नाव आपस में टकरा गई और उसके चलते 58 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। नाव टकराने से एक नाव ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में गिर गए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने फौरन स्थिति को संभाला और यात्रियों को रेस्क्यू किया। गंगा में गिरे यात्रियों को बाहर निकाला गया। नाव पर फंसे यात्रियों को दूसरे नाव पर बिठा करके रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम ने किस तरह इस रेस्क्यू को किया। 2 नाव आपस में टकरा गई जिससे कुछ लोग गंगा में गिर गए और नौबत आ गई कि उनकी जान पर बनाई। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम फौरन वहां पर पहुंची और गंगा में गिरे हुए लोगों को बाहर निकाला और साथ ही बोट पर जो लोग फंसे थे उनको भी रेस्क्यू करके दूसरे पार लाया गया। बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब यंग, हम ज्यादा से कम नहीं तो सब हम ऊपर थे। हाँ जी हाँ जी, सब यंग थे, बाकी बूढ़े लोग थे। राइट, सब लोग बच गया है ना, सब लोग बच गए। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट उड़रा टीम के द्वारा। हमारे सहयोगी उपेंद्र इस पर जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र, विस्तार से बताइए कब और कैसे ये हादसा पेश आया। देखिए, करीब ये हादसा सुबह के 11:30 के आसपास का हादसा है। 12 बजे जब वहां पर नाव दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं की नाव तो गंगा की सैर कर रहे थे, तभी 2 नाव, एक नाव बड़ी थी, एक छोटी नाव थी, तो आपस में टकरा गई। टकराने के बाद एक नाव का संतुलन बिगड़ गया। इस नाव में करीबन 30 से 35 यात्री सवार थे जो अलग अलग जत्थे के रूप में काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए थे। जब संतुलन बिगड़ा तो वहां पर हड़कंप मच गया। उसके बाद आसपास के नाविक भी दौड़े और जो नाव थी उनसे उनका घेरा बनाया गया। सूचना चूंकि वहां पर लोग चिल्लाने लगे। इसके बाद जो एनडीआरएफ और जल पुलिस की जो टीम थी जो वहां पर गश्त कर रही थी वो फौरन पहुंची और उसके बाद वहां पर उनको रेस्क्यू किया गया। उनको चूंकि कई जो यात्री थे, जो कई श्रद्धालु थे, वो गंगा में गिर गए, उनको तुरंत निकाला गया और रेस्क्यू करने के बाद उनको एक दूसरी नाव पर लाकर यहाँ घाट किनारे छोड़ा गया। फिर उनका प्राथमिक जो उपचार होता है, जो घाट पर ही मौजूद रहता है, फर्स्ट एड, वो किया गया। फिलहाल कोई किसी भी जो श्रद्धालु है उसको कोई हताहत नहीं हुआ और किसी भी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन ये चूंकि बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि ये गनीमत थी कि जो यात्री थे जो यहाँ पर नाव में सवार थे वो सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे। ऐसे में हादसा नहीं हुआ। अगर लाइफ जैकेट नहीं पहने होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था थी वहां घाटों पे, तो फौरन जिस तरीके से रेस्क्यू हो गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर गंगा के बीच में अगर किसी भी घाट के सामने रेस्क्यू होता है तो तुरंत पहुंचना मुश्किल होता है। ये मानसरोवर मंदिर जो है, मानसरोवर, उसके सामने ही की ये घटना है। लेकिन फिलहाल वहां पर टीम मुस्तैद थी। जैसे ही ये सूचना आला अधिकारियों को पहुंची, वो भी पहुंचे। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू की जानकारी ली, घटना की जानकारी ली। खुद अपर पुलिस कमिश्नर चिनप्पा और जो जल प्रभारी भी हैं, इसके अलावा जो आईपीएस सर्वंटीन है वो भी जल इसके प्रभारी हैं, तो सभी अफसर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम से बात करके ये मुतमईन हुए कि अब किसी भी तरीके की कोई यात्री को कैजुअलिटी नहीं हुई। उसके बाद सभी यात्रियों को उनके जो होटल्स में रुके थे उनकी ओर उनको रवाना कर दिया गया और उनकी चूंकि जानकारी रख ली गई। लेकिन ये बड़ा हादसा था। ऐसे में हालांकि ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं इस महीने। कल 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। घाट, मंदिर, गुदौलिया सब भरा हुआ है। तो ऐसे में नाव पर एक संख्या जरूर सीमित हो जानी चाहिए और उसका सख्ती से पालन भी पुलिस को कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एकदम से जो भीड़ आई है उसको ध्यान में रखते हुए जो रणनीतियां हैं उन पर एक बार विचार करने की जरूरत ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास की वो जगह है जहां का रुख श्रद्धालु कर रहे हैं, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।